सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं तज्जिया का ये स्पेशल प्रोग्राम। ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए है कि आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और इनका बड़ा ही ख़ास मकसद है, लेकिन ये हर एक आम पाकिस्तानी के लिए। और वो मकसद ये है कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाए, इस मुल्क में महंगाई में कमी हो जाए। जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की भरमार हो गई है इस बजट के बाद, इस हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं उनमें थोड़ी सी नरमी हो जाए, एक आम आदमी थोड़ा सा रिलीफ का सांस ले सके और अपनी तनख्वाह में गुजारा कर सके। जो कारोबारी हजरात हैं वो भी ज़ाहिर है कि बहुत परेशान है। कल भी हम यहाँ पर आए थे और हमने देखा था कि धरने में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, नौजवान हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं। और सबसे अच्छी और मुनफरिद बात जो इस धरने की मुझे लगी, और बहुत सारे लोगों ने भी ये महसूस किया होगा, कि जो शुरकाएँ धरने के उन्हें पता है कि उनका मकसद क्या है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। कितने सारे ख़वातीन और हज़रात से कल हमने आपकी मुलाकात करवाई और उनसे बात की, तो एक एक शख्स को मौजूद यहाँ पर वो बुनियादी मुतालबात जो कि हम देखते हैं कि रोज़ाना स्टेज से बार बार पढ़कर बताए जाते हैं, हुकूमत के सामने जो लेकर आए गए, उनसे मुतालिक सबको इल्म है। तो एक शऊर, एक आगाही आप समझें कि आवाम में हो चुकी है। लेकिन हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में कहाँ गायब है? इस वक्त संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं किया जा रहा? और अब तक इन 12 दिनों में क्या पेशरफ्त हो सकी है? इस धरने के मकासद कब तक हासिल हो जाएंगे और कब तक ये धरना चलेगा? आगे का क्या लाएमल है? इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर हैं जमात इस्लामी के, हमारे साथ मौजूद। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने बहुत ही कीमती वक्त निकाला, बहुत मसरूफ़ी आपके ज़रिए इस वक्त ये मामला चल रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, ये जो 12 दिन गुजरे हैं इसमें 2-3 मुज़ाकरात के दौर भी हुए हैं, ये मुज़ाकरात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कोई मुस्बत पेशरफ्त हमें होती नज़र क्यों नहीं आ रही? उसमें मुज़ाकरात हुए, उस मुज़ाकरात में हमने जो कुछ भी मुतालबात किए वो उन्होंने लिए, फिर उसके बाद टेक्निकल कमेटी को भी साथ लेकर आए। और जब हमारी टीम ने बात की तो उन लोगों का कहना ये था कि भाई आपकी तो बहुत तैयारी है और हम ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा हम मौका दें और हम जो है वो इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, मुतालबात भी दुरुस्त हैं। हमसे मिलने के लिए आए तो उन्हें मुतालबात हमारे दुरुस्त लग रहे थे। फिर इनमें से ही कुछ लोग मीडिया के ऊपर जाते हैं तो दूसरी बातें शुरू कर देते हैं, फिर कोई जवाब भी नहीं होता इनके पास, मीडिया में भी फंस जाते हैं। तो तलाश गुमशुदा का एक इश्तिहार है जो चारों तरफ लगा हुआ है कि कमेटी भाग गई है और उसको जो है वो तलाश किया जा रहा है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो ये टेक्निक इस्तेमाल करके धरने के शुरका को थका देंगे तो वो तो आपने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं उनके, और आपको उनका जज्बा ही पता चल गया कि वो तो बहुत लंबी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं होते जो मौजूद होते हैं, मज़ीद आते चले जाते हैं और रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और ये धरना तो अब कई धरनों में तब्दील होता जा रहा है, अब कई शहरों में, अभी कराची में तो चल ही रहा है और बाकी शहरों में भी ये अब शुरू हो जाएगा। फिर शाहराहों पे बैठने का प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम तो ज़रा लंबा है। अच्छा। और हुकूमत को चाहिए कि जो भी हमारे मुतालबात हैं और वो सब के सब जायज़ हैं उसको कबूल करें। अब हमारा मुतालबा अगर ये है कि बिजली की कीमत वो होनी चाहिए जो लागत है, तो क्या गलत है? बिल्कुल सही। हर पाकिस्तानी हम आपकी नालायकियों का बोझ हम क्यों उठाएं? आपके कैपेसिटी चार्जेस हम क्यों अदा करें? आपकी कंपनियों को हम क्यों पालें? बल्कि पाल क्या रहे हैं, वो तो लूट रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, हज़ारों अरब रुपए ले चुके हैं। तो हम अपना बजट क्यों ख़राब करें? आपने शरह सूद 19.5% करके बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो आप जो है वो आपके इन फैसलों का हम क्यों बोझ उठाएं? इसी तरह तनख्वाहदार तबका क्या करे जो पहले ही टैक्स दे रहा है, उसको आप मज़ीद मारे चले जा रहे हैं। उसके बच्चों की तालीम का मसला है। देखें, कोई अच्छे से अच्छा तनख्वाह लेने वाला भी ये करता है कि जब उसके पास एक माकूल आमदनी आती है तो बच्चों की तालीम उसी लिहाज से देखता है, इसलिए कि हमारे निज़ाम में तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि सबको मेयारी तालीम मिले, गरीब हो या अमीर हो। तो जब हमें ख़रीदनी है तो लोग अच्छी तालीम ख़रीदना चाहते हैं, इसलिए कि ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। टैक्स लेते हैं, तालीम नहीं देते। तो जब वो अच्छी तालीम बच्चों को दिलाना चाहता है, वो मुनासिब तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, बहुत अच्छी तनख्वाह लेने वाला भी ये चाहता है कि वो कोई पसंदाज करके कोई प्लॉट ले ले, कोई बच्चों का मुस्तकबिल हो जाए, बच्चों की शादियों में वो पैसे इस्तेमाल। यही है ना गरीब और मिडिल क्लास लोगों के, उनके और क्या ख्वाब होते हैं। लेकिन आप उनके ये ख्वाब भी पूरे नहीं होने दें और उनकी तनख्वाह बढ़ जाए और टैक्स इतने लगें कि पैसे कम हो जाएं, और फिर जब वो घर पहुंचे तो पता चले बिल इतना आ गया है कि वो अदा ही नहीं कर सकता। तो अच्छे खासे लोग, सफ़ेद पोश लोग, उनका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हमारे सारे मुतालबात जायज़ हैं, इनको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम धरना दिए हुए हैं, धरना फैलेगा, वसी होगा। और अब देखें एक एलिमेंट और पैदा होता जा रहा है। बांग्लादेश की सूरत हाल के बाद गम व गुस्सा अब एक ख़ास रुख पे भी जा सकता है। हम तो नहीं चाहते कि अनारकी हो, हम तो नहीं चाहते कि गोलियां चलें, हम तो नहीं चाहते, एक एक जवान का खून बहुत मोहतरम है, हम तो नहीं चाहते कि ये सब फसाद यहाँ पर हो। लेकिन अगर हुकूमत ये समझ रही है कि टालते रहेंगे और लोगों के ऊपर बिजली के बम गिराते रहेंगे और लोग भी इसी तरह रहेंगे जिस तरह वो पिछले अरसे में डील करते रहे, तो ऐसा अब नहीं होगा। अब चीज़ें बदलेंगी।
इसलिए उनको होश के नाखून लेने चाहिए और मसला हल करना चाहिए। ठीक है वापस अब ज़ाहिर है बांग्लादेश से पहले आज़ाद कश्मीर में भी एक सूरत हाल हमने बनते देखी, उस पर हम ज़रा थोड़ा आगे चल कर आते हैं। ये जब मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने भी ये माना कि मुतालबात आपके तमाम जायज़ हैं और ये इन पर अमल दरामद भी होना चाहिए, कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और आपसे इनडायरेक्टली कहा गया कि जी धरना आप ख़त्म कर दें, एहतजाज हक नहीं, ये इस तरह का ये ऐसे नहीं मामला बनेगा, और हुकूमत तो पहले से इन लाइन्स पर गौर कर रही है, एक टास्क फोर्स भी बनी है। तो ये कुछ आपके मुतालबात की मंजूरी की तरफ ही मामला जा रहा है या फिर ये टाइम गेनिंग एक प्रोसेस है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि टालने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। असल में देखिए, जब तक हमारा ये धरना शुरू नहीं हुआ था तब तक तो ये लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे किसी को, और न किसी पर बात कर रहे थे, न कोई कमेटी बन रही थी, न कोई संजीदगी से बात हो रही थी, न टास्क फोर्स का ऐलान हो रहा था, न ये ऐलानात हो रहे थे कि हम 1 लाख वाले को सहूलत दे देंगे। ये तो हमारे धरने के दबाव के नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, लेकिन ये भी इनकी डिलेइंग टैक्टिक्स भी है और बात को टालने के लिए समझ रहे हैं कि हम 2-4 चीज़ें इधर कर देंगे, अपने इत्तेहादियों को जिनकी कोई साख नहीं है उनको साथ बिठाकर ऐलानात कर देंगे और उसके नतीजे में शायद वो जो ये हैं वो पॉपुलर भी हो जाएंगे, इसलिए कि वो ये समझ रहे हैं कि ये फॉर्म 47 वाले बहुत पॉपुलर हैं। मिसाल तो ये है कि 5,500 स्टेशन अगर कराची में पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं तो पीपल्स पार्टी हो या MQM हो या नून लीग हो, कोई एक स्टेशन भी जीती नहीं है। पीपल्स पार्टी शायद चंद पॉकेट्स में शायद जीत गई हो, सारी सीटें इनको दे दी हैं। अब समझ रहे हैं पॉपुलर हो जाएंगे इस तरह, तो इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा इनको और इनको मसला हल करना पड़ेगा और मसला तस्लीम करना पड़ेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सही। अच्छा, आप लोगों ने क्योंकि तैयारी आपकी बड़ी मुकम्मल है, बहुत रिसर्च आपने की हुई है, टेक्निकल आपकी कमेटी बनी हुई है, तो ज़रा हम पॉइंट वाइज उस पर भी आते हैं। लेकिन ये MQM से जो मुलाकात हुई, अब होना तो ये चाहिए था कि धरना आप लोग दे रहे हैं, मुतालबात आप लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये मुलाकात तो आपसे, आपकी टीम से उस लेवल पर होनी चाहिए थी, कैबिनेट मेंबर्स की या वज़ीर आज़म की। MQM से मुलाकात का कोई मायूसी हुई आपको थोड़ी? नहीं, हमसे हमें क्या, MQM से 50 मुलाकातें करते हैं ये लोग, सब 40 साल से साथी तो हैं। MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग की 40 साल से यही तो इक़्तिदार में। तो जो कौम का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, जो भत्ताखोरी, दहशतगर्दी, बोरीबंद लाशों का कारोबार और सिस्टम के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा और पूरे शहर को और सूबे को तबाह किया पीपल्स पार्टी MQM ने, और नून लीग तो ज़ाहिर है उसको, नून लीग तो फिर बादशाह है, उसको तो गरज ही नहीं है तमाम चीज़ों से। तो ये इस तरह के जो सारे मिलकर भी 0 जमा 0 जमा 0 मिलकर भी अगर ऐलानात करेंगे तो क्या असर पड़ेगा? हमारे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं। जिनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उठाकर फेंक दिया, वो तो समंदर में डाल नहीं सकते थे लोग, वरना वहीं डाल देते। तो जिनको मुस्तरद कर दिया उनसे में क्या खतरा होगा? आवाम से खतरा है इनको। ठीक है, अब ये ज़रा ये जो 12 दिन का आज ये धरना हो चुका है, आज़ादी का जश्न भी आपने यही मनाना है? नहीं, हमें तो बहुत कुछ करना है, हम तो बहुत तैयारी से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें सिर्फ यहाँ भी नहीं बैठे रहना। फिर जब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मैं तो रोज़ लोग नारे लगाते हैं डी चौक के, और मैं तो उनसे कहता हूँ डी में जाके तो गोल करना होता है, और गोल तो फिर पार्लियामेंट हाउस में होगा या वज़ीर आज़म हाउस में। तो इसलिए हमारी सारी तैयारी भी है और जज्बा भी है लोगों का, और पूरे पाकिस्तान में भी हम कॉल दे सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हालात ख़राब नहीं होने चाहिए, और अगर हालात ख़राब होंगे तो इनकी नालायकी की वजह से। तो अभी इंतज़ार किस बात का? अभी 12 रोज़ तो गुजर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। हम इनके आसाब को देख रहे हैं कि कितने मजबूत हैं, और वो आपके आसाब को देख रहे हैं कि अभी टाइम कितना हम कर सकते हैं। अभी तो आप पता चलेगा कि हुकूमत के आसाब कितने मजबूत हैं। अभी जो वो अभी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, आपको अंदाजा है ना, ये जो बयान दे रहे होते हैं, किसी टॉक शो में कह रहे होते हैं मनाजरा कर रहे हैं। हाँ, मनाजिर आपको चैलेंज दे दिया उन्होंने, तो कमेटी बनी हुई है, उसमें आगे बात कर नहीं सकते, मनाजरा करेंगे और मुझसे करेंगे, हमें हमारी कमेटी से तो मिलने पहले। अच्छा, अब ये जो आपके नुकात हैं, ख़ासतौर पर वो IPP वाला मसला, जब आप कराची में होते थे आपने बड़ी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा जहाद किया, आवाज़ उठाई है, आवाम के दिलों की वो आवाज़ है। हम भी गुज़िश्ता 2 महीने से बजट आने से पहले अपने इस प्रोग्राम में IPP से मुतालिक लोगों को बता रहे हैं कि ये होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं, ये चार्जेस क्यों और कैसे अदा किए जाते हैं। तो ये अब इसका हल जमात इस्लामी के पास क्या? आपने उस टेक्निकल कमेटी को भी कुछ ना कुछ सजेशन दी होंगी, कैसे ये IPPs के चुंगल से निकलें जो 150 अरब रुपए माहाना इस वक्त उनको दिए जा रहे हैं, चाहे वो पेमेंट्स वो बिजली पैदा करें या ना करें। उसूली तौर पर तो बात यह है कि जिन्होंने अजाब में गिरफ्तार किया वही निकालें ना, फंसाएं ये हल हम बताएं, तो हल तो खुद इन्हीं को निकालना चाहिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस पर जो वर्किंग की हुई है उसके मुताबिक इसकी कई कैटेगरीज हैं। एक तो वो IPPs हैं जिनके मुआहदे गलत हुए हैं, जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा, कैपेसिटी गलत लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर 50 मेगावाट का प्लांट है तो 70 मेगावाट लिखा हुआ है, और 10 मेगावाट चला रहा है और बाकी जो है वो 60 मेगावाट के पैसे हम दे रहे हैं उसको, और उनकी अय्याशियाँ लगी हुई हैं, हुकूमत आपस में मिली हुई है और मज़े कर रहे हैं। तो एक तो जिनके कैपेसिटी गलत लिखी गई है वो एक कैपेसिटी का पूरा एग्जामिनेशन करें, उसका टेस्ट करें, और जो कैपेसिटी है उसको लॉक करें, उसी में पता चल जाएगा। अब कत्ल कलामी की वजह से ज़्यादातर इसमें लोकल इन्वेस्टर्स ही होंगे, लोकल मालिकाना हैं, जो बाहर वाले हैं उनका भी बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद जो हुकूमत में शामिल लोग हैं
जिन्होंने इस काम को किया उनके कम अज़ कम असासे तो मुंजमद करें। जितने भी हुकूमत में शामिल सरकारी अफसर या वजीर या मुशीर 1994 से लेकर अब तक जिन्होंने गलत मुआहदा किया उनके असासे मुंजमद करो और उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालो, फिर आप देखें कैसे निकलना शुरू होगा मसले का। तो अब ये बताएं कि सुलेमान शहबाज का नाम जब सामने आएगा, जब जहांगीर तरीन जैसा नाम सामने आएगा, नदीम बाबर या रज़ाक दाऊद जैसे नाम सामने आएंगे, मंशा ग्रुप जैसा एक बड़ा नाम सामने आएगा, तो हुकूमत इस काबिल होगी इन लोगों के खिलाफ ये काम? काबिल नहीं होगी तो आवाम उनको काबिल बनाएगी, ये करना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका नहीं है लूटे जाओ, खाए जाओ, मारे जाओ, बर्बाद कर दो और उसके बाद हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? हुकूमत तो सब कुछ करती है। गरीब को मारने के लिए हुकूमत है, बिजली के बम गिराने के लिए हुकूमत है, अपनी रेट कायम करने के लिए हुकूमत है, डंडे बरसाने के लिए हुकूमत है, जमहूरी आज़ादियाँ छीनने के लिए हुकूमत है, बिलों पे बिल पास करके लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए हुकूमत है। लेकिन कौम का हक कौम को नहीं दिला सकते, तो फिर कौम दिलवाएगी अपना हक खुद। तो इसलिए ये तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाइए वो IPPs जो वाक़तन विंड पर या उस पर चल रही हैं, शमसी तवानाई पे, सोलर पे, और वो कदरे यानी उनकी कीमत भी कम है और वो कुछ डिलीवर भी कर रही हैं। तो हम हर एक के ख़िलाफ़ तो नहीं है। आप उनके साथ बात करें और रीनिगोशिएट करें और उनसे कहें कि भाई आपने बहुत प्रॉफिट ले लिया, अब पाकिस्तानी कौम आपकी ये कैपेसिटी पेमेंट नहीं दे सकती, इसको रीनिगोशिएट करें। और मैं समझता हूँ कि जब इक़दामात नज़र आएंगे तो इस तरह के जो अच्छे हैं वो ताउन भी करेंगे, अगरचे कि वो कम है लेकिन करने वाले ताउन मौजूद हैं। फिर उसके बाद आ जाइए जिनका तो साबित हो जाए कि जिन्होंने 25 साल गुजार दी। अब देखें जिस कैपेसिटी के ऊपर प्लांट चला, मिसाल के तौर पर 50 मेगावाट पे प्लांट चला, अब उस प्लांट में उसकी जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म होती चली गई, वो इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है, वो ख़राब हो गया। वो बोसीदा प्लांट उसी कैपेसिटी के चार्जेस को वसूल कर रहा है जिस पर वो आधा भी नहीं रहा। तो ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? 100 मेगावाट का प्लांट था और अगर वो 40 मेगावाट की बिजली देने की सलाहियत रखता है तो हम मज़ीद 60 मेगावाट उनको क्यों अदा करें जबकि बिजली बनी नहीं रही? तो ये भी जब आप इसकी कैपेसिटी को लॉक करेंगे तो खुद ब खुद कैटेगराइजेशन होना शुरू हो जाएगी और ये काम चंद दिनों में हो सकता है, चंद दिनों में हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर किसी IPP से कोई मुआहदा किसी एक दौरे हुकूमत में हुआ, मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, और आने वाली हुकूमत ने जो उनके प्लान थे कि जी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमें ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी, आने वाली हुकूमत ने वो इंडस्ट्री की ग्रोथ उस तरीके से की नहीं, या वो CPEC के थ्रू जो बिजली का इस्तेमाल बढ़ना था, कंजम्पशन नहीं बढ़ सकी, तो अब इसका इल्ज़ाम नून लीग के सर जाएगा या PTI के सर जाएगा? किस हुकूमत के खाते में? ना, नून 1994 में शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, फिर काफ लीग जो नून पे चेयर बन जाती है ना, जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो इन्हीं में से कोई चीज़ बन जाती है, तो वो बन गई, फिर उसने किया। फिर उसके बाद माशाल्लाह MQM सब हुकूमतों में शामिल है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब रहते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर आ गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर आ गई जनाब नून लीग की हुकूमत, उन्होंने दबा के किया। फिर उसके बाद PTI माशाल्लाह उन्होंने भी किया। माशाल्लाह इस हम्माम में तो जो कुछ भी है सभी हैं, ठीक है ना, और करीब करीब मौजूद होते हैं सब। जितनी ATM मशीनें हैं वो चारों तरफ मौजूद होती हैं, कोई ईमान हो या बेईमान हो, धंधे सबके चल रहे होते हैं। तो इन सब ने मिलकर जो पाकिस्तानी कौम के साथ सलूक किया है तो सब फंसने चाहिए ना भाई, जिसने किया उसको फंसना चाहिए। वो कोई एक्सेप्शन थोड़ी देंगे कि यार हमारे इसकी शक्ल हमें बहुत अच्छी लगती है इसको छोड़ दो। जिसने कौम के साथ ये गद्दारी की है उसको पकड़ना चाहिए। अब उसमें अगर कोई जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर रही हो और वो कह रही हो जी हम भी आएंगे, आप हमारे धरने में आ जाएं, हमारे एहतजाज में आ जाएं, तो उसके बारे में भी ख्यालात आपके हैं? बात ये है कि ये धरना तो सबका धरना है, हर गरीब आदमी का धरना है, हर मिडिल क्लास का, हर ताजिर का, सनतकार का, हर पॉलिटिकल वर्कर का धरना है। जो पार्टी कहती है हम आएंगे तो आएँ, खैर मकदम करते हैं, लेकिन हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। सही। और इंटरनेशनली जो मुआहदे आप जा रहे हैं उनको रीनिगोशिएट करने जाएंगे तो फिर वो रेकोडिक वाली मिसाल अच्छा, आप रेकोडिक वाली मिसाल पे आ जाइए। आप रेकोडिक में क्या मिसाल है? रेकोडिक की मिसाल ये है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगी, लेकिन हुआ क्या? हमने पेनल्टी दी है क्या? हमने रीनिगोशिएट किया, हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है, और उसके बाद वो जो कंपनी थी एक चली गई और दूसरी कंपनी जो है वो अब हमारे यहाँ काम कर रही है। तो रेकोडिक जैसी चीज़ पर जो हमारे लिए ये मिसाल बनाते हैं उसमें भी रीनिगोशिएट करके हम उस कंपनी को लाने में कामयाब हो गए जो बाहर की कंपनी थी। अब मैं दूसरा सवाल करूँ आपसे, ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इसकी मिसाल क्यों नहीं देते? ये 18 बिलियन डॉलर, वो रेकोडिक तो शायद 6 बिलियन डॉलर थी ना, उसके लोग मिसालें दे रहे हैं और वो हुआ भी नहीं। 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगने का चांस है और ईरान जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसकी बात क्यों नहीं करते ये? यानी ये IPPs की तो बात करते हैं कि ये चले जाएंगे बैनुल अक़वामी अदालत में, लेकिन पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बात नहीं करते, इसलिए कि इनके वालिद मोहतरम जो अमेरिका बहादुर हैं उससे डरते हैं ये, और इससे इनकी जो है वो जान जाती है। इसलिए इतना बड़ा मुआहदा जो पाकिस्तान के बेनिफिट में है, जो पाकिस्तान के मसलों को हल करेगा, जो सस्ती गैस हमें फराहम करेगा, जो स्टॉप गेट अरेंजमेंट है हमारा, उस पूरे के पूरे मामले को
तो वो ये लेकर नहीं चलते और हमें IPP से डराते हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। देखिए मेनली चाइना है, ठीक है, चाइना का ये सवाल नहीं बनता कि तुम अपनी लोकल IPPs को तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो, हमसे बात करने आ गए, बनता ही नहीं बनता। हर इंटरनेशनल जो तो भाई जब आप अपनी हुकूमती और लोकल IPP के साथ मामला तय करेंगे तो चाइना भी कर लेगा इंशाल्लाह। सब निगोशिएट करते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं होता दुनिया में कभी भी जब आप कहते हैं कि हम नहीं दे सकते तो वो आपको मारना शुरू कर देंगे। वो बात करता है बंदा कि यार चलो ठीक है देखो क्या करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक क्लेम करती है हमने अपने दौर में निगोशिएट करने की बात की, फॉरेंसिक ऑडिट तक हमने करवाया, उसकी बुनियाद पर ही फिर हमारी हुकूमत आजकल जो उनका एक बयानिया नया है कि जी उसकी बुनियाद पर ही हमारी हुकूमत को उन्होंने अमल दरामद एक आध चीज़ में किया था, मैं मानता हूँ इस बात को कि उन्होंने इसको उठाया था, उन्होंने डॉलर के रेट को लॉक भी किया था उस वक्त और उन्होंने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन फिर खुद उन्हीं में शामिल जो लोग थे जिनके नाम आपने भी लिए, नदीम बाबर साहब हों या रज़ा दाऊद साहब हों या वगैरह वगैरह, उन्हीं लोगों के ज़ेर असर फिर बात को आगे नहीं बढ़ा सके। हुकूमत तो इनकी बहुत बाद में गई थी। और अगर ये चंद नाम तो मैंने 4-5 लिए, अगर आपके जहन में भी कोई और मालिकान के नाम हैं? देखिए मैं मालिकान के नाम से ज़्यादा हुकूमत पर चाहता हूँ कि फोकस करें हम, इसलिए कि जो भी मालिकान हैं वो अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम मालिकान से क्यों लड़ें, हम हुकूमत से क्यों नहीं लड़ें जिन्होंने हम पर लाकर मुसल्लत किया। लेकिन अल्टीमेट फायदा तो वो पार्टी को उठा रहे हैं, इंडिविजुअल से लड़ ले और हुकूमती जो ताकत है वो जो है वो उस पार्टी को सहूलत पहुँचाती रहे तो अनारकी फैलेगी ना। अगर हम इस तरह से प्रोवोक करना शुरू कर दें इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनके हवाले से तो फिर तो फसाद हो सकता है ना, तो हम नहीं चाहते ये फसाद, ये हुकूमत का काम है कि वो उनको लगाम दे। सही। अच्छा, अब ये जो बिजली के फी यूनिट की कीमत है इसमें जमात इस्लामी कितनी कमी चाहती है, जो कि हर IPP अलग अलग रेट पर गौर एजाज साहब ने जो फिगर्स कोट किए हैं 750 और 250 रुपए फी यूनिट भी कुछ IPPs बिजली IPP का मसला नहीं है। पाकिस्तान की खपत कितनी है, पाकिस्तान की खपत बिल्कुल पीक पर भी चले जाए तो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है, एवरेज खपत हमारी तो 19-20 हज़ार होगी, ठीक है, सर्दियों में तो 12,000 पे आ जाती है, बहुत कम आ जाती है। तो अब आप सीधे सीधे देखें कि अगर जब हमारी पीक होता है तो हम कौन से प्लांट चलाएंगे। अच्छा 30,000 मेगावाट चलाने की सलाहियत ही नहीं है इनके पास, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का 21,000 से ज़्यादा चला ही नहीं सकते, इसलिए कि जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी वहाँ की नहीं। तो जब 20-21 हज़ार चला सकते हैं तो 20-21 हज़ार पे ही लॉक करना होगा ना। इसका मतलब है कि आधी कैपेसिटी आप बंद कर सकते हैं और आधी पे चला सकते हैं। तो आधी पे चलाएंगे तो फिर आपको हाइडल चलाना चाहिए ना, फिर आपको विंड चलाना चाहिए, फिर आपको सोलर चलाना चाहिए, फिर आपको न्यूक्लियर चलाना चाहिए जिसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसकी रिकरिंग कास्ट कम होती है। तो जब आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि मुझे 20,000 की कंजम्पशन चाहिए तो आप वो प्लांट चलाएंगे जिसमें ऑयल इन्वॉल्व ना हो, जिसमें RLNG इन्वॉल्व ना हो, जिसमें जो है वो आपका काम और हो जाएगा मसला हल। तो हम क्यों RLNG के कंटेनर खरीद के यहाँ पर उसके ऑक्शन करवाएं और पैसे दें, हम क्यों सस्ती गैस वाला काम ना करें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इनकी विल हो और ईमानदारी से ये काम करना चाहें। तो हमें जो कीमत पड़ेगी ना फिर, तो वो कीमत तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 20,000 मेगावाट तक की, वो कीमत तो 15-16 रुपए भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये विल का या इंटेंशन का मसला क्यों है? अभी हम देख रहे हैं किक बैक्स, पैसा बनाते हैं और क्या है, माल कमाते हैं और अहलियत भी नहीं है, नालायक भी बहुत है माशाल्लाह। यानी मुकाबला सख्त है कि करप्शन ज़्यादा है कि नालायकी ज़्यादा है। अब हमारे पूरे मुल्क के फाइनेंस को जो डील करना है वो औरंगजेब साहब को करना है, जो कि रिवायती सियासतदान नहीं है। उनको लाने का फिर मकसद ही क्या हुआ? अगर आपने एक गैर रिवायती सियासतदान एक टेक्नोक्रेट को, औरंगजेब साहब, इसाक डार साहब, FBR के चेयरमैन साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, एक बात कर रहा होता है, दूसरा दूसरी सुनत में जा रहा होता है, तीसरा तीसरी में। औरंगजेब साहब ने यह ऐलान किया कि स्टेशनरी के जो पैसे टैक्स से हमने ख़त्म कर दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया, पूरी कौम के सामने किया। जो एक्ट आया है फाइनेंस एक्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेशनरी पे वो टैक्स लगा हुआ है। तो अब इनके साथ क्या होना चाहिए, आप बताएं क्या होना चाहिए? अब यारी कोई बातें करने की, ये मजाक कौम के साथ। IMF का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। IMF से जो हमारा लास्ट एग्रीमेंट जो फुल एंड फाइनल था पिछला 23वां प्रोग्राम, उसमें लिखा हुआ है कि आप हेल्थ पे, मेडिसिन पे, एजुकेशन पे आप और फूड पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगाया हुआ है। IMF का नाम IMF ने ये कहा हुआ है कि जागीरों पे टैक्स लगाएं, नहीं लगा रहे, लेकिन IMF की बाकी बातें सारी मानते हैं। बिजली की कीमत IMF ने कहा हुआ है, पेट्रोल की कीमत और लेवी IMF ने कहा हुआ है। तो अब मतलब की बात IMF की मान लेंगे और जो नहीं तो उसके पीछे छुपकर भी कार्रवाई डालते हैं। IMF कोई अच्छा नहीं है हमारे लिए, उसके प्रोग्राम में हम जब गए जिल्लत ही मिली है। और माशाल्लाह अब आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी ने 7.48 गालिबन रिसेंटली जो भी रिपोर्ट आई है, इन्होंने $1 बिलियन का कर्जा लिया IMF से, नून लीग ने 6.5 बिलियन का लिया और PTI ने भी $6 बिलियन का लिया, जबकि से 3.25 साल है।
पौने 4 साल में। तो भाई ये क्या बात हुई? तो हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। अब ये जो पेट्रोल लेवी वाला आपका मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता करें, या जो तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस में कमी लेकर आनी है, उसका क्या प्लान, या वो कहाँ से ये खर्चा पूरा होगा? एक छोटा सा ब्रेक ज़रा मैं ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हाफिज़ साहब के सामने फिर ये सवाल भी रखते हैं कि इसकी क्या तैयारी जमात इस्लामी के बाद, क्या सजेशन हुकूमत को दी गई। एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान का जो इस वक्त अगले माली साल का जो बजट है, और उसमें कोई 13,000 अरब का टैक्स कलेक्शन ये रखा गया है जिससे कि पूरे मुल्क को चलाना है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो जमात इस्लामी के ये 7 बुनियादी नुकात हैं, उसमें सबसे बुनियादी जो मसला है कि अब ये पेट्रोलियम लेवी को अगर ख़त्म किया जाता है, जमात इस्लामी के मुतालबे को माना जाता है, तो ये जो ह्यूज अमाउंट लेवी की मद में, टैक्सेस की मद में जमा करना है, फिर वो कहाँ से रिकवर होगा? फिर आगे चलकर ज़रा तनख्वाहों पर जो टैक्स वाली बात है उसको भी करते हैं। हाफिज़ साहब, ये 70-80 रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी है 1 लीटर पर, इसको अगर यकमुश्त हुकूमत ख़त्म कर देगी तो एक 1100-1200 अरब रुपए का जो नुकसान फिर ये हो जाएगा FBR को, ये कहाँ से वो पूरा करेगा? अच्छा, एक ये हो गया, एक बिजली के बिल कम करने हैं, टैक्सेस उसके कम करने हैं, सारे इकट्ठे करने हैं ना हम, और फिर मैं बताता हूँ कैसे कम होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस दलदल में डालने के बाद ये हमसे कहते हैं कैसे होगा। मैं दोबारा ये अर्ज करता हूँ, तो भाई पहले तो उनको फिक्स करो ना जिन्होंने हमें बेड़ा गर्क किया। अब इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि शुरू करें यहाँ से कि अपनी मराद कम करें। आपके ख्याल में वैसे कितनी गाड़ियाँ होंगी सरकार की इस वक्त? अंदाजन हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद। ठीक है, उसमें से बड़ी गाड़ियाँ भी जो है ना लाखों में ही हैं, 1000 में नहीं है, जो 3-4 किलोमीटर 1 लीटर में चलती हैं। और वो इनके एक काफले में 40 वो आपके और मेरे टैक्सों के पैसों से चलती हैं। सरकार की गाड़ी जो कहलाती है ना, सरकार का मतलब ये होता है कि जिसपे ये अयाशी करें, मज़े करें। सरकार का मतलब आवाम होता है भाई, आवाम के पैसे होते हैं। तो इनकी फ्री पेट्रोल ख़त्म करें, उनकी बड़ी गाड़ी छोटी कर दें। 1300 सीसी, अब मैं इतने दिन से लगा हुआ हूँ, अभी तक तो ऐलान किया नहीं इन्होंने। और मैं कह रहा हूँ चलें फिर आप मुझे बता दें, किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट ला दें कि 1300 सीसी में बैठने में आपकी क्या चीज़ ख़राब हो जाती है, कमर का मसला होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं आपके जो है वो, और क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म 1300 सीसी में नहीं बैठ सकते, या गवर्नर या वज़ीर या मुशीर या ब्यूरोक्रेट। वो भी कंफर्टेबल होती है। सीसी तो यार गाड़ी तो होती है ना, वो ठीक ठाक गाड़ी होती है। जो साहब ने तो 1000 सीसी कर दी थी और अमल भी करवाया था। इससे आपको मैं आपको सही बात बताऊं कि तकरीबन कम से कम इनके पेट्रोल, फ्री पेट्रोल ख़त्म कर दें और गाड़ियाँ छोटी कर दें। और बड़ी गाड़ी का ऑप्शन तो अलग बात है, सिर्फ गाड़ी छोटी कर दें ना तो इनको 1000 अरब रुपये बचा लेंगे आप। 800 से 1000 अरब रुपये बना देंगे, पेट्रोल फ्री ख़त्म और गाड़ी छोटी पूरे पाकिस्तान में। और सूबों में भी, और मुफ्त बिजली वाला भी, जो मुफ्त यूनिट मिलते हैं 1,90,000 सरकारी मुलाजमीन को, 400 जिसको वो कहते हैं मिलियन यूनिट, 400 मिलियन यूनिट, जो 25 अरब रुपए के बनते हैं। बताइए अब आप, सीधा हिसाब है ना, तो कैलकुलेशन ये हो गया। अब आ जाइए आप, इन्होंने इंटरेस्ट रेट क्या किया हुआ है? इन्होंने इंटरेस्ट रेट किया हुआ है, पहले था 22, फिर उन्होंने अब 20.5 किया, अब 19.5 कर दिया। ये इंटरेस्ट रेट के नतीजे में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है जो हमारा इंटरनल डेट है वो इतना है कि उसका सिर्फ सूद अगर हम अदा करेंगे इस साल तो वो कितना बनेगा? तकरीबन 8,500 अरब रुपए, 8,600 अरब रुपए, 19.5% की वजह से। अगर ये 10% पे ले आए, फिलहाल हम तो कहते हैं सूद खत्म होना चाहिए, काय के लिए सूद हो पाकिस्तान में, खत्म हो जाता तो आज़ाद ही नहीं होता ये। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ, और ये हुकूमत और स्टेट बैंक मिलकर ये काम कर सकते हैं ना, बढ़ाया भी तो इन्होंने ही है। सूद बढ़ने से दुनिया में कहाँ होता है कि चीज़ें ठीक होती हैं? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसके नतीजे में पूरी माशी एक्टिविटी खराब हो जाती है। बिजनेस कम्युनिटी आप हर महीने कम करते चले जाएं तो ये 8,500 अरब रुपए अगर आप 10% पे ला देते हैं, आप 12% पे ले आते हैं, तो ये आपको देने पड़ेंगे 4 से 5,000 अरब। ये गलत फिगर तो नहीं है, और इस बात को वो मानते भी हैं। तो हमने उनसे कहा, हमसे तो मानते हैं। तो आप बताएं, 4-5 हज़ार रुपये तो आपने यहाँ से बचा लिए, आपने अपनी मराद कम करने से बचा लिए। 20 एकड़ से ऊपर वाले 2.5 करोड़ एकड़ हैं। 20 एकड़ जमीन जिनकी है कल्टीवेटेड लैंड, जिसपे ज़राअत होती है, वो है 2.5 करोड़ एकड़। 2.5 करोड़ एकड़ के ऊपर आप एक मुनासिब सा भी अगर इनकम टैक्स लगा दें, हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो 15 एकड़ वाला भी है वो भी ठीक ठाक ही मुनासिब आदमी होता है। हम लोग जो तनख्वाहदार लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे बेहतर होता है। लेकिन चले 20 पे चले जाएं और उसके ऊपर अगर लगाएं तो ये कई 100 अरब रुपए निकल आएंगे। पाकिस्तान का 22% ज़राअत पर मुनहसर है, तो जाहिर है, ठीक है ना। हम मानते हैं कि ज़राअत में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कि दवाएं महंगी मिलती हैं, ब्लैक में मिलती हैं, लेकिन छोटा किसान इस पे ज़्यादा फंसता है। बड़े वाले तो थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं, बड़े वालों, और जो बहुत बड़े वाले
वो बहुत बड़े वालों की तो गन्ने की मिले, वो उसकी शुगर मिल भी होती है, उन बहुत बड़े वालों की तो IPP होती है, उन बहुत बड़े वालों की तो गन्ने की फूक पे चलती है और इम्पोर्टेड जो है वो ऑयल के ऊपर खर्चा चल रहा होता है। अब जिन लोगों के नाम आपने लिए थे वो अपनी चीनी एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, आटा भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आटा एक्सेस मौजूद होता है वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं किसानों से हम इतने पैसे में खरीदेंगे, फिर वो भी नहीं खरीदते, फिर सब्सिडी का ऐलान करते हैं वो भी नहीं करते, फिर कर्ज का ऐलान करते हैं वो भी नहीं करते। अभी किया है ये बीवी ने, भतीजी ने ये काम, वजीर आला जो हमारी है। तो कहने का मकसद ये है कि छोटे किसानों को तो आप फैसिलिटेट करें, लेकिन जो बड़े जागीरदार हैं, एक तो लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, अंग्रेज के ज़माने से चले आ रहे हैं, गद्दारियां कर करके ज़मीनें पकड़ी हुई हैं, उन्हीं की औलादें हम पर हुकूमत कर रही हैं, तो इनकी तो लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, किसानों में बांटो। लेकिन जो ज़मीन मौजूद है उस पर टैक्स लगाओ, तो कितने का हिसाब बन गया ये? इनमें से कोई एक बात गलत बता दें मुझे आप। तो यही बात है जब हम उनसे करते हैं तो कहते हैं बात तो आपकी सही है, करेंगे नहीं, इसीलिए पलट के नहीं आए हम तो। खैर बार बार आते रहेंगे, लेकिन वो पलट के नहीं आए। कैसे नहीं आएंगे? आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर आप देखें, फिर हम निकलेंगे। सही। और ये जो तनख्वाहदार तबके पर ये बड़ी टैक्सेस की जो भरमार है, मुझे ये बताएं कि ये इसको लगाने की बुनियादी वजह क्या है कि बस वो एक बगैर तैयारी के इन्होंने लगा दिया? खुद इन्होंने बताया कि ये जो टैक्स इन्होंने इजाफा किया, देखें लास्ट ईयर 368, अब लॉक हो गया ना, 368 बिलियन रुपीस इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके ने अदा किया, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। इस साल ये कहते हैं कि हमारा दर 450 अरब रुपए का, इसका मतलब है कितने हो गए? 32 और 50, 70-80 अरब रुपए ही ज्यादा लिए ना, 70-80 अरब रुपए के लिए यार तंग कर रहे हैं लोगों को इतना ज्यादा, ठीक है। अगर ये उसी स्लैब पे आ जाएं जो पिछले साल था तो लोगों का भला हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए उन्होंने इतना लोगों को तंग किया हुआ है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या हो सकता है वैसे? मैं तो कह रहा हूँ फिलहाल तो आप उस पर आ जाएं जो पिछले साल, जबकि वो भी ज्यादा था, चले उस पर तो आ जाएं, कम से कम ये तो सहूलत दे दें, बाद में फिर और बैठ कर बात कर लेंगे। यार देखें, अगर ये करना चाहेंगे हमारे पास बहुत सजेशन है। तो जो अपनी मुराद कम करने वाली आपने बात की इनसे, उस पर कोई रिएक्शन आई नहीं? तो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन तो इधर उधर से आ रहा है, और मतलब रिएक्शन ये आ रहा है कि मनाजरा कर लो। अरे इसमें मनाजरे की क्या बात है? 1300 सीसी में बैठ जाओ, फिर चलो 1300 सीसी में मनाजरा कर लो। भेज दूंगा किसी कमेटी के मेंबर को, जो है ना, क्या नाम है उनका, लगारी साहब, 1300 सीसी की पिछली दोनों सीटों में बैठ के मुनाजरा कर लेंगे। सही है। यहाँ भी हम उनको दावत दे सकते हैं कि अगर यहाँ आ जाएं। और नहीं आए, यहाँ तो आए थे ना, इनकी कमेटी आई थी, मिले हैं ये लोग, इनकी सेक्रेटरीज लेकर आए थे। तो ये ऐसी बातें होती हैं थोड़ा सा लोगों को एंगेज करने के लिए, वरना इसमें क्या सब्सटेंस है। उनसे जब टैक्स पूछे गए थे तो उनको खुद नहीं पता था वो कौन कौन से टैक्स, फर्दर टैक्स और अदर टैक्स और टीवी टैक्स और मस्जिद में टीवी टैक्स, लाइसेंस फीस और फला 50 तरह के तो टैक्स लगाए, वो खुद नहीं पता था उन्हें। अब हाफिज़ साहब, ये जो 7 बुनियादी मुतालबात हैं, सातों के सातों मुकम्मल तौर पर माने जाएंगे तभी ये धरना खत्म होगा, या कोई 2-3? यार इसमें अगर कोई एक भी गलत हो तो मुझे बता दें, हम विड्रॉ कर लेंगे। आपकी तो बात बिल्कुल सही, लेकिन हुकूमत तो बार्गेन करना चाहेगी ना। बार्गेन किस बात पे करेगी? काबिल अमल भी हो और जायज़ भी हो, तो फिर बार्गेन किस बात पे करेंगे? क्योंकि सातों के सातों अगर उन्होंने मान लिए तो वो फिर उनके तो सारे फैसले गलत साबित होगा, उनकी तो माशी प्लानिंग ही खत्म हो गई। अगर वो एक भी मान लेंगे तो गलत हो गया साबित। गलतियों तो इंसान चलो मान लेते हैं, इस बात को गलती हो गई, फंसे में तो रास्ता तो कौम को निकाल, भाई कौम का कौम फंसी हुई है ना, इंडस्ट्री बंद हो रही है, ताजिर परेशान है। वो ताजिर दोस्त स्कीम में क्या काम किया अभी तक? चंद हजार, 40-42 हजार, 25 लाख। भाई वो उन्होंने किया ये, बजाय इसके कि प्रॉपर तरीके से ये नेट बढ़ाएं टैक्स का, उन्होंने किया ये। मिसाल के तौर पर कराची में लालू खेत है, लियाकताबाद, हमारे मुंह पर लालू खेत ही चढ़ा रहता है वो, तो लियाकताबाद में उस मार्केट में उन्होंने सबके लिए एक रेट बना दिया, दुकान के एतबार से, कारोबार के एतबार से नहीं बना रहे, दुकान के एतबार से बना रहे, मार्केट के एतबार से बना रहे। और इतने ज्यादा परेशान हो गए लोग एकदम से। भाई किसी कारोबार है, आप चेक कीजिए किसने रोका है, और उसकी इनकम पे लगाइए ना आप। ये जबरदस्ती के टैक्स भी लगाए हुए हैं। इसी तरह से फिक्स टैक्स लगा देते हैं, बिजली के बिलों में टैक्स लगा लगा के भेज रहे हैं, तो लोग फंस गए ना उसके नतीजे में। अभी तो देखें स्कूल खुलने वाले हैं, ये जो बिजली के बिल है ना, आप देखिएगा कि कितने छोटे छोटे स्कूल तो बंद हो जाएंगे सारे। उसकी वजह क्या है कि ये छोटे स्कूल बहुत बड़ी जो है ना तालीम दे रहे हैं, सरकारी स्कूल तो तालीम देते ही नहीं है। बहुत बड़ी अच्छी तालीम लेने के लिए बहुत अच्छा आपको फीस देनी पड़ती है। 94% वो स्कूल हैं जो वो छोटे छोटे फीस में पढ़ा रहे हैं किसी तरीके से, जो हमें अच्छा भी नहीं लगता कि यार इतनी कम मेयारी तालीम होती, लेकिन चलो गुजारा हो रहा है, ये स्कूल बंद हो जाएंगे। मतलब एक 2013 से 2017-18 तक भी इन्हीं की हुकूमत थी, बेहतर हालात थे निस्बतन इस दौर के मुकाबले में। फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अब ये इनकी कंटिन्यूएशन में PDM की दूसरी हुकूमत है। आप वो वाले याद है एक मरतबा, फिगर्स क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मजे की बात है, क्योंकि ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काफी अरसे से कर रहे हैं ना। एक बड़ा मशहूर है कि मुशर्रफ के ज़माने में बहुत मईशत ने तरक्की की। अच्छा, हमने ज़रा सा अपना पिछली चीज़ें खंगाली,
तो मैं खुद कराची में जब एक जिम्मेदारी पे था डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, और अभी जो कराची के अमीर हैं मुनीम ज़फ़र, हम दोनों बैठ के अक्सर चीज़ें बनाया करते थे। तो हमें वो एक हैंडबिल मिला जिसमें हमने 2002 से लेकर 1 से लेकर और 2008 तक का जो है ना तकाबुली जायज़ा किया था। तो आप यकीन करें पेट्रोल की कीमत भी डबल से भी ज़्यादा हुई थी उस दौरान में। अमाउंट कम था लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त के डॉलर रेट के एतबार से हर चीज़ डबल से भी ज़्यादा हुई। शायद लोग की आमदनी भी उसी एतबार से बढ़ रही हो तो इतना ऐसा ही होता है। देखिए मसला ये होता है कि ये पूरा जो तबका हम पर मुसल्लत है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, जिसलिए इनका हर आने वाला दौर पिछले दौर से बदतरीन होता है। ये नहीं होता कि वो दौर अच्छा था, इसका मतलब है वो पिछले दौर से बदतर था। इस तरह से देखिए आप 60s में पाकिस्तान बहुत अच्छा था, 70s में उससे ज़्यादा ख़राब था, 80s में उससे ज़्यादा ख़राब था, 90s में उससे ज़्यादा, और अब बेड़ा ख़राब। अच्छा, अब ये इस पूरे सिनेरियो में इन 12 दिनों में कहीं कोई खुफिया पैगामात, कोई सालिस, कोई तीसरा किरदार, इस तरह के तो मैसेजेस आप ये सही नाम लें आप ये क्या तीसरा किरदार क्या होता है? मतलब दो जमातें अगर हैं, एक जमात इस्लामी है, एक हुकूमत है, तो कोई तीसरा फरीक आ जाता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ जाता है, नाम तो बताइए, कोई इस्टेब्लिशमेंट टाइप के पैगामात अगर वो आ जाते हैं सीधी बात करें ना। नहीं, मेरा ख्याल है हम तो हुकूमत से बात करेंगे। अच्छा। और हम समझते हैं कि जैसी भी हुकूमत है फॉर्म 47 वाली है, हमें तो ये कबूल नहीं है, गलत काम किया हुआ इन्होंने, लेकिन फिर जैसी भी है तो हुकूमत, बात तो उसी से करनी है। तो हम फेस वैल्यू पे हुकूमत से ही बात करेंगे। हुकूमत को अगर किसी से इजाज़त लेनी है तो ले लें। अच्छा, अगर ये वैसे जो इसको फॉर्म 47 की आप हुकूमत कह रहे हैं ये नहीं होती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, मुमकिन है। उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी लड़ते हैं। और उनका जो दौर गुजरा है माशी एतबार से, वो तो शायद पिछली हुकूमतों से बहुत ही खराब गुजरा। नहीं देंगे, अब ये भी सब ऐसी बात है, सब एक दूसरे पर यही ब्लेम गेम करते रहते हैं। उनकी कुछ चीज़ें बेहतर भी थी और कुछ चीज़ें खराब होती। मैंने तो तस्करा किया है ना, हम तो रोते रहते थे। कराची में भी 1150 रुपए का पैकेज याद है आपको? 1 रुपया भी नहीं आया है ना। तो उन्हें वो आया भी तो किस तरह से आया? तो बारिश के बाद आज आप कराची का हाल देख लें। तो इसलिए वो मसला नहीं। देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक तो नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, अफराद और पार्टियों पर गालियाँ नहीं होनी चाहिए। इशू की बुनियाद पर सियासत करें, उसी पे पार्टियों को परखें। PTI हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। हाँ, हम ये मानते हैं कि PTI का दौर 3.5 साल का है तो 3.5 साल की उनके पर तनकीद होगी, जिसके 35 साल है उसका 35 साल की होगी। लेकिन वो जो फीसद वाइज अभी आपने मुशर्रफ साहब के दौर की मिसाल दी, अगर वही फॉर्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अप्लाई करें तो उसमें भी उनके भी ज़्यादा हुई, यकीनन हुई। लेकिन उन्होंने कुछ स्कीमें निकाली भी, जरा KP को उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने हेल्थ कार्ड निकाला, इस तरह की चीज़ें की। फिर जैसा आपने बताया कि IPPs में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन बाद में फिर पीछे हट गए वो। अच्छा, अब ये देखा मैंने कि पूरा पंडाल आपका भरा हुआ था, खचाखच कोई हज़ारों की तादाद में तहाद देने का लोग हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है और वोट डालने की बारी आती है तो उस वक्त फिर जमात इस्लामी थोड़ी। कराची में देखा था आपने? बिल्कुल देखा। जब तहाद देने का कराची में इसी तरह धरने होना शुरू हो गए थे ना, तो फिर वोट भी पड़ना शुरू हो गए। और अब पाकिस्तान में भी पड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा मौजू वोट नहीं है, क्योंकि हम वो वोट तो अभी हो भी नहीं रहे ना। हाँ, अभी तो हम तो इस वक्त इशू हम चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत पुरअमन सियासी मुजाहिमत की सियासत बने और इशूज़ पर अवामी मसाइल पर सियासत हो, ये दोनों मुड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ये सवाल इसलिए मैंने पूछा कि अभी ये धरना पूरा लगा हुआ है, बड़े इसके इंतजाम भी होंगे, इसका मतलब है कि अवाम अल-खिदमत को नोट तो दे रही है अपना, लेकिन वो जमात इस्लामी नहीं, वो जमात इस्लामी के धरने में भी लोग दे रहे हैं, जेवरात तक दे रहे हैं। हमारे कारकुन तो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं और आम लोग भी, अब जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे नेट में शामिल होते चले जा रहे हैं, अपनी आंखों से देखते हैं ना कि भाई इनका क्या लेना देना है। अच्छे पैसे वाले लोग ऐसे रात को लेटे हुए होते हैं फर्श के ऊपर, बारिश है, हब्स है, गर्मी है, वक्त गुजार रहे हैं, तो लोगों को भी एतबार बढ़ता चला जा रहा है जमात इस्लामी पर कि यही हमारी सही तर्जुमानी कर रही है। अल-खिदमत का मामला अलग है, वो तो लोग देते ही देते हैं, और अब हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि जिसको तुम अल-खिदमत के पैसे इसलिए देते हो ना कि तुम्हें पता है एतबार है, तो भाई अपने पूरे ख़जानों की चाबी किसी और को दे देते हो, तो वो भी उसी को दो ना जिस पर एतबार है। और अब ये लोग मुकम्मल यकीन रखें कि हाफिज़ नईम साहब यहाँ अपने सातों मुतालबात की मंजूरी तो बैठे रहेंगे, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नहीं, देखें सीधी बात है, इसमें या तो वो साबित कर दें कि ये नहीं हो सकता तो हम चिन्ह बात कर लेंगे उनसे। अच्छा, जब वो साबित नहीं कर सकते फिर तो मानना पड़ेगा ना। और वहाँ आप अच्छा, और ऐलानात से नहीं जाएंगे। अच्छा, इक़दाम से, अमली इक़दाम, मतलब कमेटीज फॉर्म हो जाएं या इससे बढ़कर कुछ रोड मैप बनेगा ना और काम शुरू हो जाए, और ये एश्योरेंस हो उसमें कि भाई ये काम शुरू होने के बाद अगले दिन दूसरा SRO नहीं आएगा। अब जैसे बिलफर्ज टास्क फोर्स नहीं जाएंगे, बताओ। IPPs के मामले में टास्क फोर्स बन गई है, तो अभी टास्क फोर्स का एक इजलास, टास्क फोर्स को देख रहा हूँ, अभी हमारी इस पर डिस्कशन भी होनी है कि वो टास्क फोर्स कितनी जेन्युइन है, देखते हैं फिर बताते हैं। तो ये स्टेज से तो आप रोज़ पाकिस्तानियों को एक पैगाम देते ही हैं, अभी ये चूंकि हमारे बोल के तज्जिए के प्लेटफॉर्म से अगर आखिर में पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम है? पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान से मायूस ना हो। पाकिस्तान के नौजवानों को खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ एक तबके ने जो बहुत छोटा सा है, उसने वसाइल पर कब्जा करके हालात को बिगाड़ के
पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है, तो पाकिस्तान बुरा नहीं है। पाकिस्तान के पास सब कुछ मौजूद है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके नौजवान है। ये मायूस हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और सब मुल्क से बाहर जा नहीं सकते। यहाँ रहो, एसर्ट करो। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईम रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।